काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, ये सारे जो गैसेस के बारे में जो तुम ओ लेवल्स और एएस में पढ़ते आते हो कि देयर आर नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो ये सारी बातें जो हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं, राइट। अच्छा, एक बात याद रखना यार कि द प्रेशर ऑफ अ गैस इज बेसिकली according to this theory is 1 upon 3 rho c squared, right, where pressure P is the pressure, rho is the density of the gas, c squared is the mean square speed, right। mean square speed जो हो जाता है यार वो बेसिकली तुम्हारा, जैसे तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर्ड हो गया, राइट, ठीक है। तो वेलोसिटी एट अ मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल वो तुमने v से डिनोट कर दिया, एट अ मॉलिक्यूलर लेवल c से डिनोट कर दिया, राइट। अच्छा, as the name suggests mean square speed, let's say मेरे पास एक कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। मैं उन सब गैस मॉलिक्यूल्स को मैं सब गैस मॉलिक्यूल्स को स्क्वायर करूंगा, राइट, और उनका मीन निकाल दूंगा। लेट्स से मेरे पास 5 गैस मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, इन सबको मैं स्क्वायर करता जा रहा हूँ, राइट, और मैं उनका मीन निकालता जा रहा हूँ, एंड हेंस इट बिकम्स द मीन स्क्वायर स्पीड। तुम्हारे पास यार सी स्क्वायर आ गया, सही, आपने यू आर प्रोवाइडेड विद द डेंसिटी, प्रेशर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 रो सी स्क्वायर्ड, सिंपली आपने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, यू गेट द प्रेशर वैल्यू, राइट। एक बात याद रखना, मीन स्क्वायर स्पीड को अगर मैं अंडर रूट कर रहा हूं तो इट बिकम्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और उसका सिंपल सिंबल हो जाता है RMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। Following derivation is very important. The following derivation is very important, right? Total kinetic energy of all the gas molecules in a system, मैं कह रहा हूँ यार, let's say half mc square हो गया, c being the molecular level speed, right? mv square की जगह मैंने mc square कर दिया। Capital M denotes all the molecules involved, the mass of all the molecules involved, right? मेरे पास यार प्रेशर की इक्वेशन हो जाती है, मेरे पास इक्वेशन हो जाती है 1 अपॉन 3 रो सी स्क्वायर, राइट। यहां से मैं उसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 3p हो जाएगा। डेंसिटी को मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ मास अपॉन वॉल्यूम में, राइट। सो 3 goes there, v also goes there, and I reach this point where I could say it's 3pv mc squared, capital M again being the total mass of all the molecules, right? ठीक है, मैं सिंपली इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं बाय हाफ ऑन बोथ साइड्स। हाफ से डिवाइड करूंगा तो समवॉट मैं इस पॉइंट तक आ जाऊंगा, देख लो। हाफ से डिवाइड इसलिए किया बिकॉज मैं इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ला सकता था, अब मैं इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ला सकता हूँ, राइट। सेकेंडली, मैथ का एक रूल होता है कि वट एवर यू आर डूइंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, यू हैव टू डू दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। दैट इज व्हाई मैंने दोनों साइड्स को हाफ से मल्टीप्लाई किया है। दिस इज समथिंग आई एम इंट्रोड्यूसिंग फॉर माई ओन ईज की थी। एक और बात हम लोग डिराइव कर चुके थे कि फ्रॉम द लास्ट क्लास के पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, राइट। तो मैं सिंपली पीवी की जगह एनआरटी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, चेक कर लो। मेरे पास जो ये कैपिटल एम है ये ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स हो गए, राइट। डोंट यू थिंक मैं इसको, लेट्स से अगर मेरे पास हीलियम गैस है तो हीलियम गैस का एक स्पेसिफिक मास होगा एक मॉलिक्यूल का। लेट्स से 10,000 मॉलिक्यूल्स थे, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, तो एक मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय 10,000 कर दोगे, राइट।
So if I have n number of molecules, उसको मैंने simply mass of one molecule से multiply कर दिया, तो capital M can be written in this form. मैंने simply ये जो n है उसको मैंने opposite end भेज दिया. Right? Now you need to understand one thing, that Avogadro's constant is basically the number of particles divided by the moles. उसको हम Na से denote कर देते हैं. The total number of particles divided by their moles is basically Avogadro's constant. Right? अच्छा, एक और बात याद रख लेना यार कि R upon Na is called Boltzmann constant. Don't you think this part is basically 1 upon Na? Right? And this further R upon Na makes it K, जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T. कुछ इस तरीके से तुम्हारा हाफ mc स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 3/2 kT हो जाता है. एक बात याद रखना यार, R is a universal gas constant which is a fixed value 8.31 and Na is basically the total number of particles, जो Avogadro's number of particles होता है 6.02 into 10 to the power of 23, ये भी constant है. तो hence your K value is also constant. This entire derivation they will ask you in the exam, so you need to be very careful about it. You have to practice for it. इस पूरे पार्ट की जगह, अच्छा, this is from equation 2. अगर तुम पीछे जाके देख लो, ठीक है, इस पूरे पार्ट की जगह हाफ mc स्क्वायर्ड की जगह मैं 3/2 kT लगा देता हूँ. 3/2 और 3/2 कट जाएगा, तो तुम्हारे पास बचा क्या, kT मल्टीप्लाइड बाय n. सो pv इज इक्वल्स टू kTn, कांस्टेंट बच गया आपके पास. सो दिस प्रूव्स द फैक्ट दैट द प्रोडक्ट ऑफ pv इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. जब हम बॉयल्स लॉ वगैरह कर रहे थे, राइट, याद है, एनीथिंग प्लॉटेड अगेंस्ट pv वाज अ कांस्टेंट लाइन, बी इट प्रेशर और वॉल्यूम, सिंपली बिकॉज ऑफ दिस. सिंपली इस क्वेश्चन में तुमसे वैल्यूज प्रोवाइड की हुई है तुम्हें, और तुमसे मास ऑफ O2 मांगा है, तो PV इज इक्वल टू nRT से तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स आ गया. फ्रॉम केमिस्ट्री यू नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन mR. नाउ ऑक्सीजन एक एटम 16 होता है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, सो मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इट्स mR इज बेसिकली molecular mass is 32, right? तो मेरे पास जो भी नंबर ऑफ मोल्स है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया mR से टू गेट द वैल्यू. बाय द वे, जो मास इस फॉर्मूला से आ रही होगी वो हमेशा ग्राम्स में होगी, हमेशा ग्राम्स में. For CRMS, you know for a fact that pressure is equal to 1/3 rho c squared. Rho c squared can be broken down into half 1/3 mv times c squared, right? तुम्हारे पास यार मास जो 96 ग्राम है उसको कन्वर्ट कर दो, 0.096 kg हो गया, राइट? एंड यू आर प्रोवाइडेड विद द वॉल्यूम ऑफ ऑल द O2 गैस मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ से मेरे पास c स्क्वायर की वैल्यू आ गई. c स्क्वायर को मैं अंडर रूट करूंगा तो मेरे पास RMS आ जाएगा, which is 474 मीटर पर सेकेंड. द टेक्निकल पार्ट इज, तुमसे कह रहा है कैलकुलेट द CRMS एट 580 केल्विन. एक बात याद रखना यार, इसको पूरा कैलकुलेट करने नहीं बैठ जाना. आपके पास जो सवाल में 290 केल्विन गिवन है, राइट, तुमने उस पे CRMS वैल्यू निकाली है, वो के 474 मीटर पर सेकेंड है, राइट. एक बात याद रखना, तुम्हारे पास जो हाफ mc स्क्वायर था
इज इक्वल टू 3/2 kT था। यहाँ से हमने वर्क ऑफ किया था कि यार जो मेरी वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। अगर मैं अंडर रूट कर रहा हूँ इसको अगर मैं अंडर रूट कर रहा हूँ तो मुझे इसको भी अंडर रूट करना पड़ेगा। And that's how I realized that CRMS is directly proportional to under root of thermodynamic temperature. Right? Now, don't you think तुम्हारे पास जो ये टेम्परेचर प्रोवाइडेड है 290 केल्विन, उसको मैं अगर डबल करता तो वो 580 केल्विन हो जाता है, और अगर मैं ट्वाइस ऑफ टेम्परेचर कर रहा हूं तो बेसिकली वो अंडर रूट 2 टाइम्स बढ़ रहा है of what the actual CRMS value was. इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में तुम्हारे पास प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 rho c स्क्वायर्ड होता है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मैंने एक्स एक्सिस पे ये प्लॉट किया हुआ है, वाई एक्सिस पे ये प्लॉट किया हुआ है, राइट? ठीक है, चाहो तो ग्राफ से वर्क ऑफ कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दो। अगर तुम चेक करो कि तुम्हारे पास जो प्रेशर है वो 6 × 10⁵ पास्कल है, जो कि मैंने यहाँ इंसर्ट कर दी, राइट? एंड जो मेरे पास डेंसिटी है वो kg/m³ एज इट इज मैंने इंसर्ट कर दी। यहाँ से मेरे पास c स्क्वायर की वैल्यू आ गई, क्लियर है? वो 600 मीटर/सेकंड हुआ। c स्क्वायर जहां आ गया उसको मैंने अंडर रूट किया, मेरे पास CRMS आ गया। सो फॉर थीटा वैल्यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब कि जो अननोन टेम्परेचर है, राइट, उसमें मैंने सिंपली वैल्यू डाल दी और मेरे पास c स्क्वायर आ गया। c स्क्वायर से मैंने RMS निकाल लिया, राइट? We know for a fact that CRMS is directly proportional to root of thermodynamic temperature, right? ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूँ मैथ से तो वो k टाइम्स वैल्यू आ जाती है, k टाइम्स अंडर रूट t, राइट? Just to ignore calculating k value, what I did was initial condition जो कि CRMS वैल्यू ये थी, उसको डिवाइड कर दिया मैंने फाइनल वैल्यू से, जो CRMS फाइनल में पाई है 950, उससे k टाइम्स ऑफ अंडर रूट थीटा कर दिया। फायदा क्या हो गया, मेरे पास k और k कट गया और यहाँ से मेरे पास थीटा की वैल्यू वर्क ऑफ हो जाएगी। Your next question is basically calculate the temperature required at the Earth's surface, right, so that the hydrogen gas molecules can escape the Earth's gravitational field. हमें ग्रेविटेशन से याद है यार कि escape velocity का फॉर्मूला कुछ ये हो जाता था, जिसमें हम वैल्यूज प्लग इन करते थे, मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ, तो वहां पर escape velocity ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ रही होती थी, राइट? मैंने सिंपली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ले लिया, हाफ mc², c स्क्वायर की जगह मैं v स्क्वायर, v escape velocity भी लगा सकता हूँ, इज इक्वल टू 3/2 kT। ये पूरी की पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने v escape स्क्वायर में। मुझे हाइड्रोजन गैस को escape कराना है। हाइड्रोजन गैस हैज एन MR ऑफ 2 एंड हेंस मास की जगह मैंने 2u डाल दिया, where u is basically a value called the atomic mass, which is 1.67 into 10⁻⁻27, right? k की वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर यहाँ से वर्क ऑफ हो सकता है, and that temperature was approximately 10⁴ केल्विन। एक और बात याद रख लेना, पार्ट 2 तुमसे सिंपली पूछ रहा है यार कि अगर मैं हाइड्रोजन गैस की जगह ऑक्सीजन गैस इंसर्ट करना चाहूँ, तो याद रखना यार कि हाइड्रोजन का मास 2u है, वेराज ऑक्सीजन का मास 32u है, राइट? आपके पास जो इक्वेशन है हाफ mc² is equals to 3/2 kT. Don't you think your mass is directly proportional to the thermodynamic temperature? यहाँ से वर्क ऑफ कर लिया,
राइट. सो O2 16 टाइम्स ग्रेटर है, सो टेम्परेचर भी तुम्हारा 16 टाइम्स ज्यादा चाहिए होगा फॉर इट टू escape. राइट. अगला सवाल is, had there been more than one molecule of hydrogen gas, would you expect them all to travel with simultaneously at 10 to the power of 4 Kelvin? नहीं यार, एक बात याद रखना यार, कुछ गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कुछ गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी 10 टू द पावर ऑफ 4 से. राइट. कुछ की कम होगी इससे. इसीलिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं मीन स्क्वायर स्पीड. मतलब कि इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द एंटायर गैस मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड हियर. सो यही बात मैंने यहाँ लिख दी है कि नॉट ऑल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विल लीव साइमल्टेनियसली at 10 to the power of 4 Kelvin, because due to continuous random motion they travel in different directions and at different speeds.